तो नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, शिवसेना ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा हिंदुत्व हंगामा नहीं बल्कि संस्कार है, यदि पाठ करना है तो मोदी और शाह के घर पर जाकर करें। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शुरू हुए हनुमान चालीसा विवाद पर शिवसेना ने एक बार फिर से हमला बोला है। अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के नाम पर जो हंगामा शुरू किया है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। हिंदुत्व एक संस्कार एवं संस्कृति है, हंगामा नहीं। सामना में शिवसेना ने कहा कि इस राज्य में हनुमान चालीसा का जाप प्रतिबंधित नहीं है, इसके बावजूद राणा दंपत्ति मातोश्री के सामने ही इसका जाप क्यों करना चाहते थे। शिवसेना ने कहा कि अगर वे राष्ट्रीय स्तर पर हनुमान चालीसा का जाप करना चाहते हैं तो उन्हें मातोश्री के बजाय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर इसका जाप करना चाहिए। और बड़ी खबर, शिवसेना का बड़ा ऐलान, कहा मुंबई की शांति भंग करने के लिए राणा दंपत्ति का हुआ इस्तेमाल, हनुमान चालीसा विवाद के पीछे बीजेपी का हाथ। आपको बता दें कि शिवसेना ने हनुमान चालीसा विवाद के पीछे भाजपा का हाथ होने का दावा किया है। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में आरोप लगाया कि भाजपा महाविकास अघाड़ी सरकार को हटाने की अपनी हताशा में इस विवाद को अंजाम दे रही है। सामना में कहा गया है कि हिंदुत्व के नाम पर भाजपा की ओर से किए गए हंगामे का समर्थन नहीं किया जा सकता। उन्होंने राणा दंपत्ति का इस्तेमाल करके मुंबई की शांति भंग करने की योजना बनाई थी और सब कुछ उनके इशारे पर हुआ। इससे शिवसेना कार्यकर्ता नाराज हो गए और दंपत्ति को अपने घर से बाहर कदम रखने की अनुमति नहीं दी गई। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने राणा दंपत्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और बाद में उसमें राजद्रोह का आरोप भी जोड़ दिया। रविवार को मुंबई की एक अदालत ने राणा दंपत्ति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। और बड़ी खबर, अब प्रधानमंत्री आवास के बाहर उठी हनुमान चालीसा के पाठ की मांग, एनसीपी नेता ने लिखी अमित शाह को चिट्ठी। आपको बता दें कि हनुमान चालीसा को लेकर पैदा हुआ विवाद अब और तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर खूब सियासत हो रही है। इस मामले को लेकर अब मुंबई से दिल्ली तक सियासी बवाल देखने को मिला है। एक तरफ जहां पर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा इस वक्त मुंबई की जेल में बंद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से मिलकर अपने ऊपर हुए हमले की उन्हें जानकारी दी और महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता फहमीदा हसन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा के साथ ही धार्मिक पाठ करने की इजाजत मांगी है। फहमीदा हसन ने कहा कि पीएम मोदी जी के आवास के बाहर सर्वधर्म प्रार्थना करने के लिए इजाजत मांगी गई है, क्योंकि अगर इसी तरीके से हम हिंदुत्व और जैनिज्म जगा सकें तो ये अच्छी बात है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा करके अगर हमारे देश को कोई फायदा पहुंच सकता है तो ऐसा होना चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल एनसीपी नेता फहमीदा हसन ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ करने की मांग की है। और ये बड़ी खबर, बुलडोजर कल्चर पर कुमारस्वामी ने उठाए सवाल, कहा कर्नाटक को यूपी बनाना चाहती है बीजेपी। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे बयानबाजी तेज होती जा रही है। जनता दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक राज्य में बुलडोजर कल्चर की मांग को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि वे कर्नाटक को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में बदलना चाहते हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा कि कर्नाटक को यूपी, एमपी और गुजरात मत बनाओ, दिल्ली में बुलडोजर आ गए हैं, वैसे कर्नाटक में भी लाना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया कर्नाटक के एक मंत्री द्वारा राज्य में यूपी मॉडल को लागू करने के बाद आई है। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा कि एक समय था जब आतंकियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। आपको बता दें कि बुलडोजर ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अब दिल्ली में एक नए राजनीतिक घटनाक्रम में प्रवेश कर लिया है। यूपी, एमपी और गुजरात में राज्य सरकारें इसका इस्तेमाल कथित दंगाइयों के अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए कर रही हैं। अब एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि बीजेपी इसे कर्नाटक में भी लागू करना चाहती है। और ये बड़ी खबर, लाउड स्पीकर विवाद सुलझाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, लेकिन राज ठाकरे नहीं होंगे शामिल। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे राज्य सरकार की ओर से लाउड स्पीकर विवाद को सुलझाने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने इस बात की जानकारी दी। इस बैठक में मनसे नेता संदीप देशपांडे, बाला नंदगांवकर और नितिन सरदेसाई शामिल होंगे। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पूर्व मुख्यमंत्री विपक्षी नेता देवेंद्र
फडणवीस भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। बैठक की अध्यक्षता महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार करेंगे। गृह मंत्री दिलीप वालसे ने आज होने वाली सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में लाउड स्पीकरों को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा होने की उम्मीद है। राज्य में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद के मद्देनजर ठाकरे ने कहा था कि देश के मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि धर्म कानून और देश से ऊपर नहीं है। उन्होंने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए भी कहा था। आपको बता दें कि फिलहाल राज ठाकरे सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। और बड़ी खबर, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पूरा हुआ 1 महीना, 30 दिनों में लिए 30 बड़े फैसले। ये आपको बता दें कि अब से ठीक 1 महीने पहले योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। यूपी में तब इतिहास बना था। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकना स्टेडियम में योगी ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। जिस यूपी में कहा जाता था कि सरकार रिपीट नहीं करती, वहां बीजेपी ने एक नई शुरुआत की थी। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। आपको बता दें कि आज योगी सरकार 2.0 के लिए 1 महीना पूरा हो गया है और 30 दिनों में 30 बड़े फैसले लिए गए हैं। योगी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट का बड़ा फैसला यह था कि मुफ्त राशन योजना को अब 3 महीने बढ़ाया गया है। 15 करोड़ लोगों को अब आगे भी राशन मिलता रहेगा। योगी सरकार सभी तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधाएं देने के लिए तेजी से काम कर रही है। ग्रामीण इलाकों में अधिकतम 15 मिनट और शहरी क्षेत्र में अधिकतम 7 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनता से जुड़ी समस्याओं में अनदेखी करने के मामले में डीएम सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा भी कई ऐसे बड़े फैसले हैं जो 30 दिनों के अंदर बीजेपी सरकार ने लिए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल पिछले 20 दिनों में 100 से ज्यादा अपराधियों और माफियाओं पर बुलडोजर भी गरजा है। और बड़ी खबर, तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता ने केसीआर पर लगाया पैसे बांटने का आरोप। जनता से कहा कि पैसे केसीआर से ले लो लेकिन वोट बीजेपी को देना। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना अध्यक्ष बंदी संजय ने के चंद्रशेखर राव पर हमला बोला है। उन्होंने कथित रूप से मुख्यमंत्री केसीआर पर चुनाव में पैसे बांटने का आरोप लगाया है। बंदी संजय ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आप पैसा केसीआर से ले लो लेकिन वोट भाजपा को देना। दरअसल भाजपा नेता की ओर से महबूबनगर जिले में प्रजा संग्राम यात्रा निकाली गई। इस दौरान संजय ने कहा कि केसीआर मानते हैं कि अगर वो गरीबों को पैसे देंगे तो वे उन्हें ही वोट करेंगे। मैं कहता हूं कि उनसे पैसे ले लो, अगर वो 10,000 5,000 जो भी दे रहे हैं पैसे उनसे ले लो लेकिन वोट बीजेपी को देना। और बड़ी खबर, कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच टीआरएस को मजबूत करने में जुटे प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से की मुलाकात। आपको बता दें कि दक्षिण में जगनमोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश की सत्ता का स्वाद चखाने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पिछले 2 दिनों से हैदराबाद में हैं और वे पिछले 2 दिनों से तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव से मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने दोनों दिन के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की है। तेलंगाना में 2018 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस बार बीजेपी पूरे दमखम के साथ टीआरएस को चुनौती देने के लिए कमर कस चुकी है। इसलिए अब तक बीजेपी पर कम मुखर केसीआर अब पूरे तरीके से बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं और उसे राज्य पर पकड़ ना बने इसके लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मदद ले रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर आगामी विधानसभा चुनाव में केसीआर को मदद पहुंचाने के लिए अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। और बड़ी खबर, नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में आए 2541 नए मामले, 30 की हुई मौत। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से लगातार बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर से 2541 नए मामले सामने आए हैं जबकि इस दौरान 30 लोगों की मौत हो गई। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 16,522 हो गई है। कई राज्यों से नए मामले सामने आ रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड-19 की उभरती स्थिति पर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक करेंगे। और ये बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बदली चाल, अब जेपी नड्डा को मिली कमान। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में बदलाव देखने को मिला है। माना जा रहा है कि पिछले पूर्व मुख्यमंत्रियों शांता कुमार और पीके धूमल के सहारे वोट आकर्षित करने वाली भाजपा ने अब कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दी है। इसका नजारा कांगड़ा की रैली में देखने को मिला जहां पर जेपी नड्डा मुख्य चेहरा रहे जबकि दोनों वरिष्ठ नेता तस्वीर से गायब रहे। कांगड़ा में आयोजित रैली में कभी पानी वाले मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाए जाने वाले धूमल और ना ही रोड वाले मुख्यमंत्री कुमार नजर आए। उस दौरान कुमार पालमपुर में थे और जेपी नड्डा ने भी उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। इसके अलावा रैली के लिए कांगड़ा में भी पोस्टर लगाए गए जिनमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर,
और जेपी नड्डा का प्रमुख चेहरा रहा। खास बात यह है कि हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का गृह राज्य है। पार्टी ने कांगड़ा में रोड शो और रैली के दौरान न ही पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम का खास उपयोग किया और न ही मौजूदगी सुनिश्चित की। कहा जा रहा है कि भाजपा शायद ठाकुर और नड्डा समेत अगले पीढ़ी के नेताओं के नाम पर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वोट मांगना चाहती है। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी हिमाचल प्रदेश में एक्टिव हो गई है। बड़ी खबर, प्रशांत किशोर को लेकर गुस्से में G23 के नेता, कहा जब बुलाना नहीं था तो सोनिया गांधी ने सुलह की बैठकें क्यों की। ये आपको बता दें कि कांग्रेस में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भूमिका और पार्टी के पुनरुद्धार की उनकी योजना पर चल रही चर्चाओं के बीच G23 नेताओं के एक वर्ग ने कांग्रेस संगठन में तीव्र विभाजन के संकेत दिए हैं। ये संकेत ऐसे समय में आए हैं जब प्रशांत किशोर के साथ सोनिया गांधी और अन्य नेताओं की चर्चा के दौरान G23 के नेताओं को शामिल नहीं किया जा रहा। आपको बता दें कि G23 के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि हमारे बहिष्कार और अपमान के बाद एक गहरा विभाजन और गहरा अंधविश्वास दिखाई दे रहा है। जब हमें पार्टी के पुनरुद्धार से संबंधित चर्चा प्रक्रिया में बाहर रखना था तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा समूह के साथ सुलह की बैठकें करने का क्या मतलब था। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।